हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि समय इतना नहीं बचा है, बहुत कम समय है। पटवारी के लिए तो पूरा 1 महीना ही समझो, और पुलिस के लिए तो 1 महीने से कम है। 18 दिसंबर है, तो आप पूरी जोर शोर के साथ लगे रहें और नई चीज के पढ़ने के चक्कर में मत पड़े। फिलहाल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स आप लोगों को लगे कि ये वीक है, उसे बार बार रिवाइज करें और प्रैक्टिस सेट लगा के देख ले। कहीं अगर आप लोगों को लगा कि कोई किसी भाग में, जैसे हिंदी में हो या ज्योग्राफी हिस्ट्री, कहीं भी हो क्वेश्चन गलत हो रहे तो उसे रिवाइज करें, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि रीजनिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है, 2-3 टॉपिक बचे हैं तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद ये पूरी हो गई। अब हिंदी में कुछ रुकी, हमने हिंदी बीच में रोक दी थी, तो हिंदी वहीं से शुरू कर रहे हैं अभी। आज हम राइटर पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद। जितने भी हिंदी के पेपर में या हिंदी के भाग में जितने भी राइटर हैं वो सारे हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। एक एक दिन में लगभग 2-2 या 3-3 राइटर कर लेंगे। बड़ा राइटर हुआ तो एक हो जाएगा। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर जरूर करना है। आप अगर शेयर नहीं करते तो उस पर व्यू नहीं आते, व्यू जब नहीं आते तो हमें लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो इस वजह से वीडियो क्या होती है कि फिर लेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर यही लगता है कि अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो उसमें फिर मेहनत करके कोई फायदा नहीं। और अभी जो 519 वैकेंसी आई है उसका भी प्लान हमने किया है कि वो भी फ्री कोर्सेज रहेगा, और उसमें हम इतना स्पीड से नहीं करेंगे जितना स्पीड से इसमें किया है। इसमें तो बहुत ही स्पीड से किया है हमने, बाकी इसलिए क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, और यहाँ मैं सीधे सीधे फैक्ट लिखूंगा और वो आप लोगों को नोट कर लेने हैं, क्योंकि जो कुछ आए हुए हैं या जिनके आने की पूरी पूरी उम्मीद है। जयशंकर प्रसाद है, बहुत ही महान कवि है हिंदी के। इनके नाम से पूरा एक युग, छायावाद युग का इन्होंने निर्माण कर दिया। इन्होंने छायावाद युग की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो इनमें देख लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या है। एक तो ये निबंधकार भी है, अगर कहीं आया कि क्या है, निबंधकार है, नाटककार भी है, नाटक भी लिखे हैं इन्होंने, नाटककार भी हैं, और उपन्यासकार भी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। ये नोट करना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा आप रिवीजन के लिए आसान रहेगा। यहाँ भी हम, जैसे ये जयशंकर प्रसाद है तो यहाँ हम शॉर्ट से करेंगे, ज्यादा नहीं। और कवि भी थे, इन्होंने कविता भी लिखी है, ठीक है, कवि भी थे ये। तो ये क्या है, निबंध भी लिखे, नाटक भी, उपन्यास भी और कवि भी लिखे। और इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि इन्होंने जो कविता जो अब तक लिखी जा रही थी छायावाद तक, वो या तो ब्रिज भाषा में थी या फिर अवधी भाषा में। इन्होंने खड़ी बोली में कविता का लिखना प्रारंभ किया था। पहली बार ऐसे थे राइटर कि लोग ये मानते थे कि खड़ी बोली केवल निबंध के लिए है, तो इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखनी शुरू की थी, ठीक है। अब उधर देख लो, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने पहली बार जो खड़ी बोली में कविता लिखी इन्होंने। ये कुछ जो विशेषता है इनकी, कविता, खड़ी बोली में कविता की शुरुआत, ठीक। खड़ी बोली में क्या हुआ कि कविता की शुरुआत की, तो इन्होंने कविता की जो खड़ी बोली है वो कविता के लिए सिद्ध भाषा बना दी। यानी कि खड़ी बोली अब क्या बन गई, सिद्ध भाषा। कविता के लिए क्या बन गई, सिद्ध भाषा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही लोगों को, खड़ी बोली क्या बन गई, सिद्ध भाषा बन गई। अब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रही, वो इससे कर सकते हैं। और इन्होंने एक नए युग की शुरुआत कर दी, छायावाद। इसके बारे में जब डिटेल से हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ भी फिर मैं कहूंगा कि समय कम है, तो इसी कारण यहाँ हम बहुत शॉर्ट से करेंगे। बाकी जब ये डिटेल से पढ़ेंगे फिर मैं इनके रचनाएं, इनके साहित्य या इनका जो लेखन शैली है कैसी है, तो उसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे डिटेल से। तो इन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, छायावाद युग की शुरुआत की, छायावाद युग की शुरुआत, ठीक, छायावाद युग की शुरुआत की। अब ये छायावाद युग के 4 स्तंभ थे, ठीक। छायावाद युग के ये 1 स्तंभ ये थे, इसके अलावा 3 स्तंभ और थे, तो इसमें लिख लोगे यहां तुम छायावाद के 4 स्तंभ। छायावाद के 4 स्तंभ। स्तंभ मतलब पिलर, कौन कौन थे वो देख लेते हैं। अब देखते हैं, पहले तो इनमें वही थे, जयशंकर प्रसाद, यही जयशंकर प्रसाद, और एक थे इनमें सुमित्रानंदन पंत। आप अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ेंगे अच्छी तरह। सुमित्रानंदन पंत,
सुमित्रानंदन पंत हैं। इसके अलावा महादेवी वर्मा थी इसमें, और इसमें थे अगले निराला जी। ठीक है, इसमें अगले थे कौन? निराला जी। जाके देखो तुम। ठीक है, तो इसमें कौन थे? निराला जी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इनका पूरा नाम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन छायावाद का स्तंभ था? छायावाद के कितने स्तंभ माने जाते हैं? 4 लोग हैं इसमें, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सारी चीज आप ये नोट करते चलना थोड़ा शॉर्ट में, और इसे आगे करते हैं। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं इसमें। अब इनकी भाषा देख लेते हैं, भाषा कैसी है? आपसे भाषा में पूछ सकता है कैसी। इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत प्रधान थी, संस्कृत प्रधान खड़ी बोली। ये आ सकता है, इनकी जो भाषा है कैसी है? संस्कृत प्रधान, यानी कि संस्कृत प्रधान का मतलब यह है कि इसमें संस्कृत शब्दों का यूज है, ज्यादा उपयोग है। संस्कृत प्रधान खड़ी बोली। तो ये इनकी भाषा है, संस्कृत प्रधान खड़ी बोली। अब इनकी शैली कैसी थी? तो इनकी शैली जो थी वो अलंकृत चित्रोपम थी। शैली थी अलंकृत चित्रोपम। ठीक है, ये इनकी शैली थी। अब ये तो हो गया इनका परिचय के, इनके जो साहित्य है उसका परिचय लिखवाया यहाँ कि छायावाद के कवि थे, छायावाद में ये इतना भाग था, और ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसके अलावा इनमें जो भी इनके उपनाम है वो यहाँ उपनाम हम करते चलेंगे। जैसे छायावाद का इन्हें ब्रह्मा कहते हैं, इनका जो एक उपनाम है वो भी लिख लो यही। उपनाम यहाँ इनके क्या क्या है? छायावाद का ब्रह्मा, ये पूछ सकते हैं, छायावाद का ब्रह्मा, ये एक उपनाम है। अगला जो एक और उपनाम था इनका कलम का प्रसाद, ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो इन्हें आप करोगे इसमें। ठीक है, अब इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये नोट करते हुए चलना और इसे याद कर लेना। ठीक है, अब इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इनका जन्म देख लेते हैं पहले कब हुआ। देखो, जो इनका जन्म है 30 जनवरी 1889 को हुआ था। जन्म जो हुआ था 30 जनवरी 1889 को, 30 जनवरी 1889 को हुआ था। और कहाँ हुआ था ये? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ ये? वाराणसी। ये देखना है आपको। तो इनके पिता कौन थे? पिता था इनके देवी प्रसाद, कहीं कहीं देवकी प्रसाद लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन देवी प्रसाद है। ठीक है, कहीं कहीं देवकी लिखते हैं लोग, देवी प्रसाद, ये इनका। ठीक है, ये इनके पिता थे। अब इनकी माता का नाम था मुन्नीबाई, सॉरी माता लिखता हूं यहाँ ना। इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था? मुन्नीबाई। बहुत सारी मार्केट में बुक्स है, वहां थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ। ये जो भी आंकड़े मैं लिख रहा हूँ एनसीईआरटी के बेस पे लिख रहा हूँ, आप एनसीईआरटी में जाके देख सकते हैं। तो बस मैंने इधर उधर से इकट्ठे किए हैं, तो इसलिए यहाँ ये सारे ये लिखा जा रहा है। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम था, मूल नाम, पूरा नाम जयशंकर प्रसाद का पूरा नाम, ये पूछा गया है एक बार। इनका पूरा नाम था जयशंकर प्रसाद साहू। ठीक है, साहू परिवार से थे ये, बड़ी तो ये प्रॉस्पर फैमिली थी वाराणसी की, तो वहां थे इसमें। ठीक, अब देखो इनकी 11 वर्ष की आयु में तो इनके पति की जो पिता की मृत्यु हो गई थी, और 15 वर्ष की आयु में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, वो आप खुद से इतना रखोगे ध्यान। तो हमें इतने फैक्ट की जरूरत है। बाकी अब इसमें देखते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी थी, वो करते हैं। अब इनके गुरु देखते हैं कौन थे। गुरु इनके कई थे। जो एक इनके पहले मुख्य गुरु थे वो थे मोहनीलाल गुप्त। देखो, इनकी भाषा मैंने लिखवाया था संस्कृत प्रधान है, तो ये संस्कृत के टीचर थे, बहुत बड़े अच्छे विद्वान थे।
तो इन्हीं के कारण इनकी भाषा संस्कृत प्रधान बनी थी, क्योंकि इन्होंने संस्कृत का बहुत अच्छे से इन्हें जो पढ़ाई की। अब इनके हुए थे 3 विवाह, ठीक है। इनकी पत्नी पहला विवाह हुआ था 1907 में, तो तब क्या हुआ था कि 1908 में, और तब क्या हुआ था, उधर देखो ना, वहां होगा उसके पास। पहला विवाह हुआ इनका 1908 में विंध्यवासिनी देवी से। दूसरा विवाह हुआ 1917 में, ये हुआ था सरस्वती देवी से, इनकी भी मृत्यु होगी, पहले वाले की मृत्यु होगी। और जो लास्ट में विवाह हुआ था इनका वो कमला देवी से हुआ था। उन्हीं से इनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था शंकर प्रसाद, रतन शंकर प्रसाद। तो यहाँ इनकी पत्नी तुम लिख सकते हो, अभी जो जीवित है वही लिखोगे केवल, उसका नाम था कमला देवी। कमला देवी ये इनकी पत्नी है। अब इनके पुत्र का नाम लिख सकते हो, पुत्र का नाम था रतन शंकर प्रसाद। रतन शंकर प्रसाद, रतन शंकर प्रसाद, ये इनके पुत्र का नाम है, ठीक है। तो ये सारी चीज हैं जो तुम्हें इनकी ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इनकी मृत्यु कब हुई और कितनी आयु में इनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं इसमें। इनकी 48 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी 15 नवंबर 1937 को। तो जो मृत्यु हुई थी इनकी 15 नवंबर 1937 में हुई। और आयु कितनी थी उस टाइम पे इनकी? टोटल आयु हुई है इनकी 48 वर्ष। इनकी आयु हुई है टोटल 48 वर्ष, ठीक है। 48 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। और ठीक है, तो बाकी इतना ही फैक्ट है इसमें जो पूछा जाता है। अब देख लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या लिखी है इनकी, इन्होंने रचनाएं, कविता कौन कौन सी होती है या कौन कौन सी पूछी गई है। तो यहाँ इन्हें करते हैं, अगर आप इन्हें इतना याद करोगे, काफी शॉर्ट लिखवाए, इससे शॉर्ट हो नहीं सकता। एक एक बार अगर रिवाइज करोगे तो आपके ये राइटर सारे तैयार हो जाएंगे। राइटर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है इसमें। अब चलिए आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं तो उन्हें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहले इनकी कहानियां हैं, काव्य, उपन्यास, नाटक। जैसे कि मैंने बताया था कि इन्होंने हर विधा में अपने जो रचनाएं हैं वो लिखी है, लेकिन इन्होंने जो खड़ी बोली में कविता लिखी है वो एक अनुपम है, ठीक है। अनुपम रचनाएं हैं जितनी भी हैं। सबसे पहले कहानियां देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये इंपोर्टेंट कहानियां हैं, मेन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है या जिनके पूछे जाने की उम्मीद है, ये वो रचनाएं लिखी गई है यहाँ। बाकी इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। अगर आप लोगों को चाहिएगी तो आप कमेंट करके बता देना, मैं PDF आपकी फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। देखो इनकी है एक छाया कहानी है, ये पूछी गई है। आकाशदीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आंधी याद रखना है, और इंद्रजाल, ठीक है। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाली इन्हें अच्छे से याद कर लेना। फिलहाल क्योंकि ये जो यहाँ के पद्य जो भी हमारा भाग है, जो इसका हिंदी भाषा का जो हिंदी में आएगा जितना सिलेबस, उसमें इनका नाम दिया गया है, उसमें इनका सिलेबस है। तो इस कारण काव्य से इनके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है इनके पूरे के पूरे, ठीक है। तो इनके ये सारी बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं है, आप रट लोगे। जैसे गुंडा हो गया, ये रट लोगे। स्वर्ग के खंडर, पंचायत, भब्रुवाहन। ग्राम इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये ग्राम पहली रचना है इनकी और 1912 में इन्होंने लिखी थी यहाँ, ठीक है। पहली रचना है और 1912 में लिखी थी। अगली देवदासी है, उर्वशी। तो ये कहानियां याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी है। अगला है काव्य, यानी कि कविता का भाग। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पद्य भाग से इनके क्वेश्चन रहेंगे, उसमें इनका जो भी भाग है उसमें नाम दिया गया है इनका, तो इसी कारण से यहां से ज्यादा चांस है पूछे जाने के। अब देखो यहाँ देखते हैं, पहली है इनकी चित्रहार। इसे याद कर लोगे, बहुत आसान है याद करना। पहले चित्रहार आता, टीवी पे चलता था। इसके बाद है कानन कुसुम। महाराणा का महत्व, ये भी याद रखना, ये पूछा गया है 2 बार। झरना पूछा गया है, आंसू पूछा गया है। ये इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, आंसू को ना, ठीक है। हिंदी भाषा का मेघदूत, ये मैंने केवल मेघदूत लिख दिया, तो इसे लिख लेना आप, हिंदी भाषा का मेघदूत। अगली है इनकी लहर, ये भी याद करनी है, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसके बाद है कामायनी, इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला हुआ है कामायनी को, ठीक है। और लास्ट है इनका शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, तो इसे भी आप याद कर दोगे, ठीक। ये सारी चीज तो रटनी है, इनमें से चाहे तो मेन कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी रट सकते हैं। अब इनके उपन्यास देखते हैं कौन कौन से बड़े फेमस है, जो बार बार पूछे गए हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है। कंकाल, तितली, इरावती है। और इरावती अधूरा है, इसका पब्लिश नहीं हुआ था, सॉरी,
ये पूरा नहीं कर पाए अपने पूरे जीवन में। ये 1940 में इसका पब्लिश हुआ था ये इरावती, ठीक, किसी और ने पूरा किया था। अब इनके नाटक आते हैं। इन्होंने जितने भी ऐतिहासिक विषय हैं सब पे नाटक लिखे हैं, लगभग सभी पे। तो इनके जितने भी नाटक हैं इनमें जो पात्र होंगे सब ऐतिहासिक होंगे। जैसे अजातशत्रु है, इतिहास है, आप जानते हैं। स्कंदगुप्त है, इतिहास में है, जानते हैं गुप्त में। एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री। राज्यश्री इनका पहला नाटक था, ठीक है, ये लिखा मैंने, राज्यश्री पहला नाटक था, याद रखना। और चंद्रगुप्त है इनका नाटक, और कामना है ये अंतिम नाटक है। तो इतना याद रखना आप लोगों को। ये रचनाएं हैं सारी, इनमें बहुत ज्यादा समझाने की या बताने की जरूरत है नहीं। अगर आप इन्हें बहुत अच्छे से कर लोगे तो इतना आप लोगों का हो जाएगा। तो यही है हिंदी के, बहुत जल्दी जल्दी हिंदी पूरी करेंगे। सबसे पहले राइटर पूरे कर लेते हैं, उसके बाद जनसंचार में आप लोगों की क्लास लूंगा। जनसंचार 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जितना भी बचाव भाग है वो पूरा हो जाएगा। फिर कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक। और वीडियो शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में बताना जरूर, क्योंकि आपके व्यू के और शेयर के बेस पर ही वीडियो या क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। आने वाला जितना भी एग्जाम है, जैसे मैंने बोला था कि जो भी एग्जाम यूके पीएससी को ट्रांसफर है, हम सभी की फ्री क्लासेस चलाएंगे। काफी लोगों के कमेंट आए थे हमारे बोर्ड को लेकर। बोर्ड छोटा जरूर है लेकिन एजुकेशन की या शिक्षा की क्वालिटी पूरी है, ठीक है। बोर्ड भी बदल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।